of you, when the discussion mode is on, then you unmute and participate. आपसे कुछ सोच फिर आके सुनने लगे। खाना है बाद में बात करेंगे, अब 8 बजे के बाद क्लास में ना। I think we have our resource person of the today lecture, Dr. Avinash Kumar Mishra from Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalaya. Earlier, he completed his all the education from Banaras Hindu University, Varanasi. अविनाश भैया आप हैं वहाँ? Good evening, sir. अविनाश भैया आप अपने आप को हेलो। हाँ यस यस आ गया। हाँ भैया ठीक है, बस 1 मिनट में शुरू करेंगे जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन के विषय में डॉक्टर अविनाश मिश्रा से एक डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर के बारे में आप लोग को बताएं कि इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण की और वर्तमान में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पे आसीन है। और हमारे बीच में डॉक्टर मेघा भी हैं, उनका भी लेक्चर होना है भविष्य में, बट वो पार्टिसिपेट भी करेंगी डिस्कशन में, वो सहयोग भी करेंगी। और जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। भैया के लेक्चर होने के बाद जब हम लोग डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे तब आप लोग अनम्यूट होकर अपने पार्ट का जो पार्टिसिपेशन है उसको करेंगे। ठीक है, तो अब हम अविनाश भैया के पास पहुंचते हैं और सुनते हैं। अविनाश भैया। धन्यवाद रजनीकांत जी। और इस परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी समकक्ष और विद्यार्थियों को मैं आज अपनी चर्चा की शुरुआत प्राचीन राजनीतिक चिंतन परंपरा में जो विख्यात नाम है कौटिल्य, उनके विषय में शुरू करेंगे। जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, बहुत ही गौरवशाली रही है, उसमें कौटिल्य का स्थान एक अलग ही है, अद्वितीय है। और उनको हम सब लोग कूटनीतिक और शासन कला के विषय में जानते हैं कि वो इसके बहुत ही बड़े व्याख्याता रहे हैं।
जिस समय यूनान में राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु का भी काल वही था, लगभग वही काल भारत में कौटिल्य का रहा। कौटिल्य की जो चिंतन रही है उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है जब नंद वंश के अंतिम राजा महापद्मनंद को सत्ताच्युत करने से लेकर के मौर्य वंश के महान साम्राज्य की स्थापना तक, और उस अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। और अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के का जो राज्य था और उसके राज्य के शासन करने की जो नीति थी उसको एक दिशा देने के लिए की थी। अब यह है कि कौटिल्य के विषय में तो हम जानते हैं, पर 3 नाम आते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो इस संबंध में काफी विवाद भी रहा कि ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं या अलग अलग है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिण भारत में एक लाइब्रेरी थी जहाँ के लाइब्रेरियन थे सोम शास्त्री, उनको कुछ पांडुलिपि उपलब्ध हुई थी। उसके बाद इस पर काफी अध्ययन हुआ, तब जाकर के इस अर्थशास्त्र के बारे में शोध भी हुआ। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं कौटिल्य, उन्होंने अपने ग्रंथ में खुद ही कहा है, ये न शास्त्र च शस्त्र च नंद राज गताच भूः अभर्ष्णो धृतान्य स तेन शास्त्रमिदं कृतं दृष्ट्वा विप्रति पतिबहधा शास्त्रेषु भाग्यकराणाम स्वमेव विष्णु गुप्त चकार सूत्रं च भाष्यम च। आचार्य ने स्वयं इस श्लोक के माध्यम से अपना नाम विष्णुगुप्त कहा है, और ग्रंथ के शुरू में भी उन्होंने लिखा है कौटिल्यन कृतं शास्त्र, अंत में भी लिखा है नैति कौटिल्य। इस प्रकार से कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही हैं। पर कौटिल्य नाम क्या था, उपनाम था या गोत्र था, इसके संबंध में भी विचार हैं, 2-3 विचार हैं। तो एक विचार है गोत्र से संबंधित, जिसमें कहा जाता है प्राचीन काल में अन्न को कूट कहा जाता था और अन्न से भरे पात्र को कुटल कहते थे। जिस ब्राह्मण परिवार में वर्ष भर अन्न का संग्रह किया जाता था, उस कुल में जन्म लेने के कारण उनका नाम कौटिल्य हुआ। दूसरी विचार जो है वो है कुटिलता से। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने शासक के मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए छल प्रपंच भोजन पर भी। अब दूसरा अंग है अमात्य या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे कि मनु, भीष्म, ये सब मंत्रियों की संख्या निर्धारित करते हैं कि 10 होने व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य इसके संबंध में भी कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो विश्वासी हों, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और राष्ट्र भक्ति जिनके रक्त में बहती हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। वह व्यक्ति राजा का सहपाठी भी हो सकता है, राजा का मित्र भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, परंतु उसकी जो शर्त है वो यह है कि वह विश्वासी होना चाहिए, राज्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त होना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो गुणवान हो, समर्पित हो, देशभक्त हो, विश्वासी हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। तीसरा अंग है जनपद, पॉपुलेटेड टेरिटरी। इस टेरिटरी में जो जनपद है, इसमें कौटिल्य के जनपद में 2 बातें आती हैं। एक तो जनता और दूसरा भूभाग। जो आधुनिक राज्य के 2 तत्व हैं, जनसंख्या और भूभाग, वो दोनों इस जनपद में सम्मिलित हैं। अब इस जनपद में भूभाग कैसा होना चाहिए? राजा को यह देखना चाहिए कि भूभाग संसाधन युक्त हो, उर्वर भूमि हो, वन हो, वहां पर जल स्रोत हो। इस प्रकार से संसाधन संपन्न भूभाग होने चाहिए। ऐसे ही भूभाग
में वृद्धि करने की बात कौटिल्य कहते हैं। और जो जनता होनी चाहिए वह आज्ञा पालक होना चाहिए। राष्ट्र और राज्य के बनाए गए नियमों को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ऐसा जनपद राज्य का प्रमुख अंग है। चौथा है दुर्ग, फोर्ट जिसको कहते हैं। ये फोर्ट कौटिल्य निर्देश देता है राजा को कि दुर्ग राज्य के चारों दिशाओं में होनी चाहिए। और दुर्ग जो होते हैं वो राज्य की प्रतिरक्षात्मक, रक्षा करने के लिए भी और आक्रमण करने की शक्ति का भी प्रतीक होता है। जिस राज्य के पास सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दुर्ग होते हैं वह राज्य मजबूत होता है। तो राजा को इस प्रकार के दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। और वो दुर्ग कितने तरह के हो सकते हैं इसके विषय में भी कौटिल्य कहते हैं कि 4 तरह के दुर्ग होने चाहिए। एक है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग का अर्थ है ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, यानी कि एक द्वीप की तरह हो, टापू की तरह हो। दूसरा है पार्वत दुर्ग, जो ऐसा किला या फोर्ट जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हो, पर्वतों से घिरा हो और उसमें अंधेरी गुफा के रूप में वह दुर्ग हो, जिससे कि दुश्मनों से रक्षा हो सके। तीसरा है धानवन दुर्ग। इस दुर्ग का तात्पर्य है ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ मरुस्थलों से घिरा हो, उसके चारों ओर न वनस्पति हो न जल का स्रोत हो, यदि हो भी तो आसपास कांटेदार झाड़ियां हो, इसके अतिरिक्त नहीं कुछ होना चाहिए। चौथा है वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो वनों से घिरा हो और चारों ओर दलदल हो। तो इन चारों दुर्गों में से प्रथम 2 दुर्ग जो औदक दुर्ग है और जो पार्वत दुर्ग है, ये संकट काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा और चौथा जो धानवन और वन दुर्ग है, ये राजा के प्राणों के संकट में होने पर बहुत ही उपयोगी होते हैं, ऐसा कौटिल्य का मानना है। 5वां अंग है कोष। कोष के बिना राज्य के संचालन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कौटिल्य तो यहाँ तक कहता है यदि राज्य के पास कोष न हो तो राज्य के सैनिक भी विद्रोह कर देते हैं। तो कोष बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य को सैनिकों को रखने के लिए, उसके वेतन आदि पर खर्च करने के लिए बहुत ही जरूरी है। या इसकी तुलना हम ऐसे करें जैसे शरीर में रक्त ना हो तो शरीर अस्तित्व में नहीं रह सकता है, निष्प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार कोष है राज्य के लिए, कोष के बिना राज्य चल ही नहीं सकता। तो राजा को कोष पर ध्यान देना चाहिए। अब कोष में किस प्रकार के धन हो, 2 प्रकार के धन की बात करता है। ऐसा धन जो धर्म के दृष्टि से राज्य द्वारा कमाए गए हों, धर्म की दृष्टि से, और दूसरा वो धन है जो प्रजा से कर के रूप में लिया गया हो। ये 2 प्रकार के धन कोष में रखे जा सकते हैं। और कोष ऐसा अंग है राज्य का जो चाहे वह संकट काल हो चाहे वह शांति काल हो, दोनों ही समयों में बहुत जरूरी होता है। छठा है दंड, जिसको आजकल तो पनिशमेंट कह देते हैं, लेकिन पनिशमेंट व्यापक नहीं है इस शब्द की दृष्टि से। तो दंड का बहुत ही ज्यादा महत्व था। प्राचीन काल में दंड शब्द शासन, संचालन और शासन की व्यवस्था बनाए रखने को कहते थे। दंड, राज्य और दंड को एक दूसरे का पर्याय समझा जाता था। राज्य जो था वो दंड का प्रतीक था और राजा दंडधारी था। जो राजा राज्य का प्रमुख था, दंडधारी था वो। दंड का काम था राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना, राज्य में नियमों का पालन हो, कानूनों का पालन हो, राजा धर्म में रत हो, धर्म की अभिवृद्धि में लीन हो, राजा के साथ प्रजा भी धर्मानुकूल व्यवहार करती हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए दंड ही उत्तरदायी था। कहा जाता है कि दंड जब सभी
सोते हैं तो दंड जगता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में जो 4 बातें प्राचीन भारत में कही जाती थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीज की अभिवृद्धि दंड के संरक्षण में ही हो सकता है। दंड के संरक्षण के बिना ये चारों चीजों की प्राप्ति प्रजा नहीं कर सकती है। प्रजा सुखी नहीं रह सकती है, समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, राज्य में अव्यवस्था हो जाएगी। तो व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दंड महत्वपूर्ण है। अब दंड का एक भाग सेना भी है कि दंड व्यवस्था को पालन कौन करवाएगा। राजा तो करवाएगा, लेकिन राजा किसके माध्यम से करवाएगा? तो सैनिकों के माध्यम से करवाएगा। एक मजबूत सेना राज्य के पास होनी चाहिए जो नियमों का पालन करवा सके, जो व्यवस्था स्थापित हो सके, राज्य की आत्मरक्षा कर सके, संकट काल में राज्य की रक्षा कर सके और राज्य के भूभाग में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। और साथ ही साथ राज्य में न्याय की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चाणक्य न्याय की स्थापना करने के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए 2 तरह की विधियों की बात करता है, 2 तरह की लॉ की बात करता है। एक है धर्मस्थीय विधि, जिसको व्यवहारिक शोधन विधि, जिसको दंड विधि भी कहते हैं या क्रिमिनल लॉ भी कहते हैं। तो 2 प्रकार की विधियों की बात कौटिल्य करता है। ऐसा हो, किससे मित्रता होनी चाहिए, किन किन राज्यों से मित्रता होनी चाहिए और राज्य के लिए मित्र का क्या योगदान है। तो राज्य की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। मित्र के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। अब कौन से राज्य मित्र होंगे, कौन से राज्य मित्र नहीं होंगे, किस प्रकार के राज्यों से मित्रता करनी चाहिए, किस प्रकार के राज्यों से शत्रुता करनी चाहिए, इसके संबंध में 2 सिद्धांत आते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक है मंडल सिद्धांत, दूसरा है षाड्गुण्य नीति, जिसको 6 फोल्ड थ्योरी भी कहते हैं। तो मित्र की परम आवश्यकता होती है, चाहे वह शांति काल हो, चाहे वह आपातकाल हो। अब हम इन 7 अंगों को देखने के बाद जो साप्तांग सिद्धांत है, इसमें हमने राज्यों अंतिम में चर्चा की कि राज्यों की मित्रता किससे हो, किससे शत्रुता हो। इसके संबंध में भी 2 सिद्धांत हैं। एक है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि प्रत्येक राज्य की एक प्रकृति होती है कि कौन सा राज्य की प्रकृति मित्रवत है और कौन से राज्य की प्रकृति शत्रुवत है, किससे शत्रुता हो सकती है, किससे मित्रता हो सकती है। तो राजा को हमेशा सावधान रहना चाहिए। किससे सावधान रहना चाहिए? तो वो अपना पड़ोसी, जो राज्य की सीमा से लगा हुआ दूसरा राज्य है, उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसके नीतियों पर तीक्ष्णता के साथ, सूक्ष्मता के साथ राजा को ध्यान रखना चाहिए। अपनी गुप्तचरों को सचेत रखना चाहिए कि पड़ोसी राज्य की क्या गतिविधि है और क्या वह उसकी नीति है, किस प्रकार से वह हमारा सहयोग कर सकता है या किस प्रकार से वह शत्रुता कर सकता है। इसके लिए मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की बात कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य यह भी कहते हैं कि राजा को हमेशा जो पड़ोसी राज्य है, उसका जो पड़ोसी है, उससे मित्रता रखना चाहिए। इसमें उनका मूल सिद्धांत है कि शत्रु मित्र होता है। आज के समय में यदि हम देखें तो भारत की शत्रुता एक प्रकार से पाकिस्तान से रहती है और पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। तो अफगानिस्तान से यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान से अच्छे संबंध रहें ताकि हम पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं।
ये नीति आज की नहीं, ये प्राचीन काल से चली आ रही है और इस नीति को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया कौटिल्य ने। तो इस प्रकार से एक राज्य मंडल की कल्पना करते हैं कौटिल्य, राज्यों का मंडल, राज्यों का एक समूह, और इसमें 12 नाम दिए हैं उन्होंने। पहला है विजिगीसु, जो मध्य में स्थित होगा और उसकी आकांक्षा होगी कि वह साम्राज्य का विस्तार करे। उसका जो पड़ोसी होगा उसको अड़ी कहेंगे, जो शत्रु होगा उसको, उसका शत्रु होगा, उसकी सीमा मिलती रहती है। और जो शत्रु राज्य होगा उसकी सीमा जिस राज्य से मिलेगी वह राज्य विजिगीसु का स्वाभाविक मित्र होगा। जैसे कि हमने उदाहरण दिया भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो भारत का स्वाभाविक मित्र है अफगानिस्तान। इसके बाद अड़ी मित्र आता है, चौथा है अड़ी मित्र, जो मित्र देश का पड़ोसी है। मित्र देश का जो पड़ोसी होगा वह शत्रु का मित्र होगा। पांचवा है मित्र मित्र, जो शत्रु मित्र का पड़ोसी होगा। अड़ी मित्र का जो पड़ोसी होगा वो विजिगीसु, यानी मध्य में जो राज्य विजिगीसु स्थित है उसका मित्र होगा। फिर छठा है अड़ी मित्र मित्र, यानी कि मित्र देश के मित्र का पड़ोसी, वो विजिगीसु का शत्रु होगा। ये तो आगे की है। पृष्ठ प्रदेश यानी पीछे के प्रदेश, जो विजिगीसु का पीछे की ओर जिससे सीमा लगेगी उसको नाम देते हैं कौटिल्य पार्ष्णिग्राह, वह भी विजिगीसु का शत्रु होगा। फिर आठवां जो आक्रांत कहा है उन्होंने, जो पार्ष्णिग्राह राज्य होगा, पीछे का जो राज्य होगा विजिगीसु का, उससे जिसकी सीमा लगेगी वो आक्रांत होगा, वो इस विजिगीसु का मित्र होगा। इसी प्रकार आक्रांत का जो पड़ोसी राज्य होगा, आक्रांत का जो पड़ोसी राज्य होगा जिसको पार्ष्णिग्राह सार कहते हैं, वह विजिगीसु का शत्रु होगा। फिर उसका जो उसकी सीमा जिस राज्य से मिलेगी वह फिर विजिगीसु का मित्र होगा। ये 10वां हो गया, जिसको आक्रांत सार कहते हैं। नंबर पर जिसको हम रखते हैं मध्यम, यह जो राज्य होगा वह विजिगीसु और शत्रु दोनों की ही सीमाओं से अलग होगा। यह ऐसा राज्य होगा जो युद्ध में किसी की भी सहायता कर सकती है। यह राज्य चाहे तो वह विजिगीसु की भी सहायता कर दे परिस्थितिवश, और चाहे वह शत्रु की भी सहायता कर दे। इसलिए ऐसे राज्य को कौटिल्य कहता है कि जो मध्यम राज्य हैं उसको विजिगीसु को चाहिए कि वह ऐसी नीतियों का पालन करे कि उससे इसकी मित्रता हो जाए। एक और है जो अंतिम है उदासीन राज्य। यह जो उदासीन राज्य है इसकी सीमा न तो विजिगीसु से मिलेगी, न तो अड़ी से मिलेगी, न तो मध्यम राज्य से मिलेगी, और यह अति शक्ति संपन्न राज्य होगा और अपनी इच्छा से कभी भी यह तीनों में किसी की सहायता करेगा या किसी के विरुद्ध युद्ध भी कर सकता है। जैसे कि अमेरिका, वह कभी पाकिस्तान, उसकी सीमा न तो पाकिस्तान से लगती है न भारत से लगती है, लेकिन वह अपने हितों के कारण कभी भी पाकिस्तान की भी सहायता करता है, कभी भारत के पक्ष में भी खड़ा हो जाता है। तो ऐसे राज्यों से अच्छे संबंध बनाने के लिए कौटिल्य कहते हैं ऐसे राज्यों से संबंध बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, राज्य के हित में होता है। ये तो मंडल सिद्धांत है जिसमें यह बताया गया कि कौन सा राज्य शत्रु हो सकता है, कौन सा मित्र हो सकता है, किससे हमें मित्रता रखनी चाहिए और किससे नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इन राज्यों के साथ किस प्रकार के विदेश नीति का पालन करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने साठगुण्य नीति का वर्णन किया है। साठगुण्य नीति का लक्ष्य होता है राज्य की स्थिरता, राज्य की अभिवृद्धि, राज्य को मजबूत बनाना। ऐसी नीतियों का पालन करना साठगुण्य नीति है। इसमें 6 नीति आते हैं, 6 फोल्ड थ्योरी है। पहला है संधि, जिसको ट्रीटी ऑफ पीस कहते हैं, यानी कि राज्य से पहले समझौते की बात करना चाहिए। जो विजिगीसु है उसको दूसरे राज्य से हमेशा समझौते की बात करना चाहिए शांति पूर्ण तरीके से, ताकि आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से किसी प्रकार की क्षति ना हो।
यदि इससे भी संभव ना हो तो विग्रह हॉस्टिलिटी का पालन करना चाहिए। इसमें इसका तात्पर्य युद्ध से है। जब समझौते से बात न बने तो युद्ध की नीति का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार है तीसरा यान, जिसको मोबिलाइजेशन कहते हैं। यान की नीति का तब पालन करना चाहिए जब राजा को यह विश्वास हो कि वह शक्तिशाली है और सामने वाले शत्रु पर वह भारी पड़ेगा, उससे कमतर नहीं है, तभी इस नीति का पालन करना चाहिए। इस नीति में बिना युद्ध की घोषणा किए राज्य पर आक्रमण किया जाता है। तो ऐसी नीति का पालन तब करें जब आपको विश्वास हो। चौथा है आसन, न्यूट्रलिटी, उदासीनता का नियम है। जब सामने वाला राज्य ज्यादा प्रबल हो और वह हमारी नीतियों को प्रभावित न करता हो, मतलब न रखता हो, तो हमें भी उसके साथ तटस्थता की नीति यानी कि आसन का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है संश्रय, सबऑर्डिनेट अलायंस। जब विजिगीसु जो वृद्धि की आकांक्षा रखता है, ऐसा राज्य को लगता हो कि जो दूसरा राज्य है उससे हम नहीं लड़ सकते, उससे हम जीत नहीं सकते, तो उसके विरुद्ध दूसरे शक्तिशाली राज्य का संश्रय कर लेना चाहिए, शरण ले लेना चाहिए। अथवा जब शक्तिशाली राज्य से टकराव की स्थिति आ जाए तो भी शरण ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि राज्य की सैन्य शक्ति का और प्रजा को भी क्षति नहीं उठानी पड़ेगी। और छठा और अंतिम है द्वैधी भाव, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग। इसमें एक राज्य से शक्तिशाली राज्य से संधि करके दूसरे राज्य के साथ युद्ध की नीति अपनाते हैं। जब स्वयं से संभव ना हो तो दूसरे की सहायता से। तो इस प्रकार से 6 नीतियों का उन्होंने वर्णन किया। इन नीतियों का पालन विदेश नीति में करना चाहिए। स्पष्ट है इन नीतियों में साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों का समावेश है। इस प्रकार की नीति का पालन राज्य को करना चाहिए और हमेशा राज्य को सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि शत्रु राज्य की स्थिति का भी आकलन करके तभी अपनी नीतियों को फलीभूत करना चाहिए, अन्यथा राज्य को क्षति उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार से 60 गुण्य नीति का भी हमने जिक्र किया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा। निश्चित तौर से आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कौटिल्य को बिल्कुल समग्र दृष्टि से आपने प्रस्तुत किया है। इसके लिए हम सभी आभारी हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हम लोगों ने भी एक बार रिविजिट किया उसे जी। और मैं देख सकता हूं कि अभी हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार दुबे भी जुड़े हुए हैं, विकास शुक्ला भी हैं और डॉक्टर मेघा भी हैं, जो कि हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे आगे के लेक्चर्स में। तो उनका भी बड़ा ही स्वागत है। और निश्चित तौर से आप लोगों की उपस्थिति जो है कहीं ना कहीं इस जो एफर्ट है इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे, इसको और सफल बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और नाउ द फ्लोर इज ओपन। बहुत अच्छा प्रयास है फॉर द कमेंट एंड डिस्कशन। जी। जो भी कमेंट या डिस्कशंस हैं आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग टीचर। अविनाश सर, आई हैव अ क्वेरी। जी बताएं। सर, हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि अर्थशास्त्र जो परंपरा है उसके पहले विचारक कौटिल्य हैं और इसके पहले की परंपरा जो है वो धर्मशास्त्र परंपरा है। जी। तो सर आप अगर धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में थोड़ा अंतर समझा के जिन थिंकर्स इन दोनों परंपराओं के बीच में आते हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे।
धर्मशास्त्र की जो परंपरा है उसमें मनु आते हैं, मनु, शुक्र, बृहस्पति का ये सब आते हैं, और जो कौटिल्य है ये अर्थशास्त्र की परंपरा में है। आपका जो सवाल यह है कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की परंपरा में क्या अंतर है, सही है? जी सर। धर्मशास्त्र और सही बोल रहा हूँ ना? जी सर। तो जो धर्मशास्त्र आपने ये पहले ही कहा कि कौटिल्य नाम क्यों पड़ा, ये कुछ की साम, दाम, दंड और भेद की नीति का पालन। तो इस प्रकार की नीति का पालन न तो मनु करते हैं, न शुक्र करते हैं, न बृहस्पति करते हैं। आपने इसकी तुलना में हम चले पाश्चात्य दर्शन में, तो मैकियावेली को माना जाता है कि उन्होंने जो है धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया, इसलिए उनको आधुनिक थिंकर मानते हैं हम। तो इसी प्रकार से कौटिल्य ने भी राज्य में धर्म का उतना ही महत्व दिया है जितना आवश्यक है, बल्कि राज्य में आपको एक बात और बताएं कि इसमें कहता है लब्ध परिरक्षणी, विवर्धित परिरक्षणी, मतलब जो आपके पास है उसमें वृद्धि करना है, जो राज्य के पास संसाधन है उसमें वृद्धि करना है, नए को प्राप्त करना है और उसकी रक्षा करनी है। तो इन सारे कार्यों में आप केवल धर्म के अनुकूल आचरण करके वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसमें तभी वृद्धि कर सकते हैं जब आप साम, दाम और दंड भेद की नीति का पालन करेंगे। और कौटिल्य आप देखिए कि राजा को कहता है कि वह अपनी पत्नी पर भी विश्वास ना करे, किसी पर विश्वास ना करे। जब वह मंत्रियों से मंत्र ना करे तो वहां पर किसी पक्षी तक का भी आहट ना हो पाए। तो ऐसे इस प्रकार के बात कौटिल्य करते हैं जो आपको मनु, शुक्र नीति और बृहस्पति की नीति में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। जी सर। Anyone else? हेलो सर Yes, you can ask now. Please proceed. सर मेरा एक प्रश्न है कि सर कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत उन्होंने दिया था वो 12 राज्यों के लिए लागू होता है, क्या वो सर अभी के वर्तमान समय में वो जो सिद्धांत है क्या वो लागू हो रहा है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं भारत के पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए लागू हो रहा है, लेकिन हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं जैसे उन्होंने बताया था विजयगिशु, और उसके बाद पार्शियन ग्रह जैसे श्रीलंका की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो तो नियम सिद्धांत जो है वो लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि जो श्रीलंका है वो हमारा दुश्मन तो नहीं है, जो जैसा उन्होंने सिद्धांत बताया कि वो हमारा पार्शियन ग्रह मतलब कि दुश्मन है। जी, जो ठीक है, आपका प्रश्न सही है, लेकिन इस सिद्धांत की मूल भावना को यदि हम लें तो हमारा जो पड़ोसी है उसको किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। आज वर्तमान समय में आप देखें भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनके चीन के साथ कितने अच्छे संबंध बन रहे हैं। श्रीलंका को भी अपने पक्ष में करने के लिए पर्ल्स ऑफ रिंग, जो उसका कॉन्सेप्ट है चाइना का कि भारत को घेरने की नीति, उसका पालन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि श्रीलंका है, श्रीलंका की जो मित्रता रही है वो क्या कहें उसको, ना तो वो पूर्ण रूप से शत्रु रहा है हमारा, न पूर्ण रूप से मित्र भी रहा है, ठीक है। और रही बात बर्मा की, तो बर्मा के साथ जो हमारा ये म्यांमार जो है इसके साथ जो संबंध रहा है, जब तक वहां पर आर्मी रूल थी तब तक हमारा उससे संबंध अच्छा नहीं था, क्योंकि हम लोकतंत्र की बात करते थे, तो संबंध अच्छा तो नहीं था। जब से वहां पुनः मोदी जी ने प्रयास किया तो इस काल में थोड़ा बहुत संबंध कुछ हद तक सुधरा है।
अब रही बात, इधर आप आते हैं नेपाल की बात करते हैं। नेपाल से हम कहते हैं रोटी और बेटी का संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन आजकल जो है वह चीन की गोद में खेल रहा है। तो आपको यह तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ ही रहा होगा कि जिसकी सीमाएं मिलती हैं वह पूर्ण रूप से कभी भी मित्र नहीं हो सकता। सर Anyone else? जी Yes, सर। yes, सर Mohit is Yes, going yes, to please ask. ask. Okay, yes, Mohit, please. हेलो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं ऑडिबल सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आप जब इनिशियली पढ़ा रहे थे तो आपने बताया कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है 17th सेंचुरी यूरोपियन फिलोसफर्स की, उसका रिजेम्बलेंस कौटिल्य की थ्योरी में दिखाई देता है। बिकॉज उसमें आपने बताया कि मत्स्य न्याय की अवधारणा वहां पे प्रचलित थी प्राचीन समय में, और जो बलशाली था वो कमजोर व्यक्तियों को लाइक उनका शिकार करता था या उन्हें खत्म कर देता था, उनका कोई रक्षक नहीं था। तो लोग साथ में आए और उन्होंने व्यवस्थित मनु से कहा कि हम आपको अपने अनाज का 1/6 एंड अपने व्यापार का 1/10 पोर्शन देंगे और आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। सो उसके बाद आपने जो बात कही कि राजा के कर्तव्य थे और जनता के दायित्व थे। सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लाइक दो चीजें मस्ट हो जाती हैं। एक तो राजनीतिक चेतना की बात आती है कि जनता के अंदर क्या ये राजनीतिक चेतना थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर सकते हैं। और यदि राजनीतिक चेतना की बात आती है तो वहां पे कर्तव्य, क्योंकि यूरोप में राजनीतिक चेतना की जब बात की गई तो कर्तव्यों की जगह पे अधिकारों की बात आती है। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट करने के हक में या पोजीशन में इसलिए थे क्योंकि उनके पास नेचुरल राइट्स थे। ठीक है सर। तो इंडिया में ड्यूटीज की बात आती है, राइट्स की बात नहीं आई। तो अगर हम ये मान के चलें कि व्यवस्थित मनु के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो इंडियन ट्रेडिशन में, चाहे वो धर्मशास्त्र हो चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राइट्स की बात क्यों नहीं आती है? So that's it. That's my question. हेलो। Yes, हाँ रितेश, please. हाँ हाँ विकास आर्टिकल है सर। हाँ हेलो। जस्ट मिनट, हाँ हाँ जस्ट मिनट रितेश, एक सर मेरा हाँ रितेश एक सर मेरा क्वेश्चन रितेश है। एक मिनट, रितेश एक मिनट, रितेश जस्ट मिनट। भैया अविनाश भैया जो कनेक्ट है अभी, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट है। हेलो। हाँ अविनाश भैया हैं हैं? ओके 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 फाइन। नाउ रितेश यू कैन आस्क, देन ही विल अविनाश भैया विल रिप्लाई। हाँ सर जैसा कि आपने अपने लेक्चर के दौरान एक बात बताया कि जो कौटिल्य का जो राजा है वो निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पे धर्म का एक तरह से सिकंजा रहता है, तो नियंत्रण रहता है धर्म का। तो सर यदि धर्म ही अगर अनडेमोक्रेटिक हो या कहें कि धर्म ही अगर निरंकुश हो तो राजा कैसे जो है कि निरंकुश नहीं हो सकता है। इस पे सर मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ अपना कमेंट। या ग्रेट, वेरी गुड क्वेश्चन रितेश। क्योंकि धर्म के लिए तो सर ऐसा कोई कमेटी तो बनी नहीं है या कुछ ऐसा वहाँ पे जो भी रूल्स या नॉर्म्स हैं या जो भी रिलीजियस रूल्स बन रहे हैं तो वो कोई एक डेमोक्रेटिक वे में तो बन नहीं रहे थे। ऐसा कुछ तो है नहीं। तो फिर राजा ऐसा तो हो सकता है, पॉसिबल है कि राजा निरंकुश हो सकता है। यस Okay. Now Avinash भैया take both the questions. यस। Yeah, we are audible to all. अविनाश भैया भैया मुझे आई थिंक दैट क्योंकि बारिश हो रही है ना सर इधर उत्तराखंड में, तो इस वजह से नेटवर्क की इशू ज्यादा है, तो कनेक्ट हाँ प्रॉब्लम आ रही है। अविनाश भैया लेफ्ट कर गए। वो एक्चुअली में नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है भैया।
बहुत मुश्किल से कनेक्ट हो रहा है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। सुशील दुबे जी भी हैं हमारे साथ। अच्छा, दुबे जी भी हैं। अच्छा, अविनाश भैया लगता है वापस आ गए। अविनाश भैया, आप तक आवाज पहुंच रही है? आई थिंक ये नेटवर्क इशू है, मेरे पास भी ऐसा ही इशू है, बट थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो ऐड कनेक्ट हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसको टेक ओवर कर लेंगे, चूंकि जो सारा का सारा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी आएगा, तो इसको हम लोग अगले क्लास में कोई ना कोई इसको रिस्पॉन्स कर देगा, नथिंग टू वरी। I think that the question is asked by from the Ritesh. That is a very relevant question, Riya. And then he's बिल्कुल। saying that the basically there is a no a deciding structure. There is a no fixed structure of the religion. So why should हम ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि वो एक राजा को या जो कौटिल्य एक डिजाइन बना रहा है राजा के लिए कि आपको इस धर्म का पालन करना है। तो that means that he wanted to raise the question here कि वो जो रिलीजन की बात कर रहा है वो ऑलरेडी इटसेल्फ एक अनडेमोक्रेटिक है, तो वो फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन कराने में सफल कैसे हो सकता है। तो आई थिंक दैट if you allow that then I can speak now. Why not? Obviously, go ahead. Rajni bhaiya. Then Ritesh, and the question of from your side, that is a very interesting. I think that बिल्कुल go ahead शुक्ला जी, बताइए। ठीक है कि वो जो रिलीजन का एक डिबेट है उसको अगर हम दो कैटेगराइज करके देखेंगे इसको, या कैटेगोरिकली इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे बात कर रहा है कौटिल्य, ठीक है, जैसा कि जितना भी मैंने उसको पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से कि वो रिलीजन और सेक्ट का जो डिबेट एक तरीके का हम लोग पढ़ते हैं, ये उसके उस फ्रेमवर्क में हमको इस पूरे मतलब जो है फेनोमेना को देखना पड़ेगा, या उसको हमको उस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। देखिए तो मसला ये है वहां पे कौटिल्य के साथ में, वो धर्म को सेक्ट के साथ में मैच नहीं कर रहा है या मिक्स करने का काम नहीं कर रहा है या उसको आपस में मिलाने का काम नहीं कर रहा है। वो कहता है धर्म का मतलब वो वहां पे कैटेगोरिकली डिफाइन करता है। वो कहता है धर्म का मतलब ये है कि जैसे आप प्रकृति के प्रति आपकी एक ड्यूटी है, प्रकृति के प्रति आपका एक झुकाव है, ठीक है, आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आप कंडीशन को एथिकली डील करेंगे, ठीक है, मतलब आप जो भी एक्ट करेंगे या जो भी एक्टिविटी आपके द्वारा कंडक्ट की जाएगी या डिसीजन आपके द्वारा जो लिए जा रहे हैं एक जो अथॉरिटी के द्वारा, वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होने चाहिए, ठीक है। वहां पे धर्म का जो रिलेशनशिप है वो वहां से वो स्टेब्लिश कर रहा है कौटिल्य। वो सेक्ट पे आकर बात नहीं कर रहा है जिसमें हम आज बात करते हैं कि एक धर्म एक कॉन्टेक्स्ट में है और पंथ एक कॉन्टेक्स्ट में है, जिसको हम रिलीजन एंड सेक्ट का डिबेट भी कहते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य का, रितेश तुम्हारे को जो क्वेश्चन का आंसर है जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि बेसिकली इन दोनों में आप डिफरेंस स्टेब्लिश करिए, ठीक है। धर्म का मतलब ये नहीं है जैसे हम लोग रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं या थोड़ा को बिलीफ सिस्टम को, पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये वहां से पूरी तरीके से डिटैच कर रहा है, ठीक है। और आज जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जिसको हम सेक्ट कह रहे हैं, वो पूरा डिबेट ही डिफरेंट है। कौटिल्य इसको टच नहीं करता है, ये कौटिल्य का जो एस्पेक्ट है वो इसके साथ में इंटरमिंगेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो धर्म की जो बात वो कह रहा है, दैट मीन्स दैट धर्मा इज बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, दैट धर्मा इज बेस्ड ऑन द एथिकल ग्राउंड, okay, and you have to play your role and responsibility on the basis of moral grounds, and you have to act according to that, okay। and जो सेक्ट है वो क्या है, हम उसमें रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के ऊपर वहां पे हम फोकस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी कौटिल्य को मैंने पढ़ने की कोशिश की है उसका जो एसेंस निकल के आ रहा है वो ये है। आई थिंक दैट मे बी पॉसिबल, आई हैव जस्टिफाइड यू क्वेश्चन, ठीक है। and yeah, you can thank you sir। ओके, मैं शुक्ला जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं और मैं मोहित और रितेश जी दोनों लोग के सवालों को एक साथ एसिमुलेट करके देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जहां तक धर्म की बात है, पहले रितेश जी को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर मैं मोहित के पास जाऊंगा। तो आप ये समझिए कि
कौटिल्य का जो काल है, क्योंकि किसी भी थिंकर को जो आप डिस्कस करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना। टाइम और स्पेस क्या है, तो एट द टाइम जो सोसाइटी है वह गवर्न कैसे हो रही है, वह गवर्न हो रही है आश्रम व्यवस्था से। वह गवर्न कैसे हो रही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से। तो उसका जो धर्म है वह सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, और जो धर्म है जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि वो सेक्ट नहीं है, बल्कि वह एक भारतीय परंपरा में उसकी एक अलग अवधारणा है जो कि बहुत ही ज्यादा अपने ड्यूटीज से लाइज करती है। और यही बात मैं मोहित के लिए भी कहूंगा कि उन्होंने कहा कि सर नेचुरल राइट या राइट जैसी कोई अवधारणा क्यों नहीं दिखती है इंडियन ट्रेडिशन में। तो जहां तक राइट की अवधारणा है, एक्चुअली हमारे यहाँ ड्यूटी की अवधारणा इतनी व्यापक है कि अगर उसको परफॉर्म किया जाए तो फिर राइट्स उसके साथ इनहेरेंट हैं। यहाँ तक कि शुक्राचार्य ने जैसे कहा है कि अगर राजा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो उसे सूकर की भांति मार देना चाहिए। तो अगर राजा पे अपने उत्तरदायित्व के पालन ना करने के कारण प्रजा को इतने अधिकार दिए जा सकते हैं, तो सोचिए कि अगर प्रजा अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो फिर उसके अधिकारों की अवहेलना कैसे हो सकती है। That is the point. Yes. Exactly. ये एक बहुत ही अच्छा फिनोमेना है, मुझे लगता है भैया ने जो भैया कंटिन्यू। हाँ भैया, मैं इसमें थोड़ा सा मतलब ऐड नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात आपकी जो है कि जो हमारे यहाँ जो इंडियन ट्रेडिशन में हम बात करते हैं कि राइट्स का या राइट्स की बात हम लोगों ने, या हमारे जो लिटरेचर रहा है उसमें राइट्स की बात जो नहीं की गई है, ये एग्जैक्टली मैं पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ कि हमारे यहाँ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ भैया आवाज आ रही भी है हम लोग की? आवाज आ रही है? हाँ भैया आपकी आवाज आ रही है, हम लोग आपको सुनाई दे रहे हैं। Yes, please. Yes, Megha, you can also participate. Hello. Megha is going. Yes, Megha is going to say something. Yes, please proceed. Yes, Megha. Yes, Megha. I think that she is not able to listen audio. Okay, no issue. Avinash भैया? Okay, Sushil Dubey is here. He tried to speak something. Okay, सुशील जी कहिए। मुझे जो मोहित और रितेश दो बच्चों ने सवाल पूछा और आपने जो बात की टाइम और स्पेस की, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है। हमारी आवाज जा रही है विकास? हाँ भैया, हेलो। हाँ दुबे जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है या थ्योरी है और जो इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जब हम उसके बीच किसी भी प्रकार की तुलना करें तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी बेसिकली एक रेशनैलिटी के ऊपर इमर्ज करती है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात में। मोहित ने सवाल जो पूछा कि नेचुरल राइट्स की बात, तो नेचुरल राइट्स का एक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है और वो एक बिल्कुल व्यवस्थित डेवलपमेंट है थियरी का। आज जिस तरीके से स्टेट और सिटीजन की संकल्पनाएं हैं और उसी के अनुरूप प्रतिक्रियाएं, आप ये सारी चीजें आप वहां नहीं देखेंगे जो इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी है। और ये मेरा हो सकता है कि निजी विचार हो, लेकिन बहुत सारी जो समानताएं या तुलना करने का हमारा अपना जो विचार है वो एक तरीके से आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल अलग है। और आप ये भी देखें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर और इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफर ये दोनों ही के काम जो हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा जो कर रहा है एक दूसरे के काम को जान रहा था,
कौटिल्य के काम को मैकियावेली जान नहीं रहा है। तो वो ये हम कहने के लिए कह देते हैं कि वैसा ही है, जबकि वैसा है नहीं। आप इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी काफी हद तक स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रही है, और ड्यूटी का कॉन्सेप्ट वहां से इमर्ज करता है। और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, आप देख लीजिए, वो अरिस्टोटल की हो, प्लेटो की हो, या 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास जो रेनेसां होता है, उसके बाद जो इमर्जेंस है, जहाँ इंडिविजुअल इमर्ज करता है, राइट, तब आएगी ना जब इंडिविजुअल खड़ा होगा और अगेंस्ट में दिस। तो एक तरीके का वो व्यवस्थित फेराइजेशन नहीं है जो पॉलिटिकल फिलॉसफी भारत की। तो इस तरीके के सवाल हम लोग बना लें, पढ़ लें, हमें लगता है कि ये तुलनाएं बहुत ही वो नहीं है, मतलब तरीके से नहीं है। तो आप ये हूबहू तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे जिस तरीके से हम लॉ की तुलना कर सकते हैं, वैसी तुलना हम लॉ की कौटिल्य से नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और मोहित का सवाल बिल्कुल सही। हम कोई जरूरी नहीं कि यूएस के जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको किसी भी तरीके से यह दिखाने का प्रयास करें कि यह हमारे यहाँ पहले से ये प्रयास होना भी नहीं चाहिए। तो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रेशनैलिटी के एक ही आधारभूत तत्व से संचालित। दोनों का सिस्टम अलग हो सकता है। बिल्कुल, ये पोस्ट बात है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना कम्युनिकेट हो पाया हूँ। नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी बातें कम्युनिकेट, और अच्छा है डिस्कशन होते हैं लेक्चर के बाद। ये एक्चुअली आयाम बांटता है, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट हैं वो अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही हितकारी है सबके लिए। और मुझे लगता है कि मेघा फिर से कुछ कहना चाह रही हैं। अगर आप अपने विचार रखना चाहें मेघा, तो आप रख सकती हैं। सर, ये पूरा जो हमारा विमर्श रहा, इससे हमें लगता है कि हम लोगों को एक्चुअल में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, जहाँ पे कर्तव्यों की बात की गई है, अगर हम आज भी कर्तव्यों पर गौर करते हैं और कर्तव्य निभाते हैं तो अधिकार खुद ही हमें मिल जाता है और वह समाहित हो जाता है। और आज इस चूंकि लास्ट मौका मिला है मुझे, तो मैं कहना चाहूंगी पैंडेमिक के इस दौर में आज भी हमें अपने कर्तव्यों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो शायद आज इस दौर में हम फिर से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि एक वैसे दुनिया में जाए जहाँ पर हम खुलकर सांस लेते हैं, खुलकर हर काम करते हैं, हमें करने का मौका मिल जाए। सिर्फ दोष देने से नहीं होता, अधिकार का मांग करने से नहीं होता, अपने कर्तव्यों को भी निर्वहन करना चाहिए। आई थिंक दुबे जी, प्लीज प्रोसीड। वो सही है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आज का जो समाज है वो एक राइट गियरस सोसाइटी है। और ये बात सही है कि यदि हमें अपने कर्तव्यों का इस तरीके से ही सही एक ढांचा होता, जैसे जो इंडियन फिलॉसफी है जितने उदास विचार उसका थोड़ा सा भी पालन हो, तो मैंने लगता है कि कोई समस्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा होता तो शायद इतनी सोसाइटल प्रॉब्लम नहीं होती। वो कास्ट रिलेटेड वो तमाम सारी चीजें, पैंडेमिक का ही दौर है, वो कह रही थी। मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे डॉक्टर जो बहुत अच्छा ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी में गलत चीजें कर रहे हैं। तो क्योंकि आज का समाज पारस्परिकता में बनता है, हमें देखना होता है कि जहाँ कर्तव्य एबसेंट हो वहाँ लीगलिटी कैसे इम्पोज की जाए। तो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मतलब अधिकारों के एक व्यवस्थित रूप को समाज स्वीकार करे और उसके अनुरूप आचरण करे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है दुबे जी आपसे, अगर आप कहें तो मैं पूछ सकता हूँ उसको? हाँ, पूछिए। हाँ, जैसे आपने कहा कि जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो
वो एक रैशनैलिटी के ऊपर इमर्ज करती है। दैट मीन्स दैट कि और वो एक मॉडर्निटी का एक जो डिबेट है वहां से वो निकल कर सामने आती है। तो इस जहां पे आप हम सामान्य रूप से जानते हैं कि वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट को यूनिवर्सलाइज करने की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है, वो उसको स्टेब्लिश करती है उस अपने आर्गुमेंट को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर इंडियन फिलॉसफी या पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात करूं, तो क्या हम इसको उस पोस्ट मॉडर्निटी के ढांचे की तरफ जाता हुआ देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि क्या हमारा जो दर्शन रहा है वो स्थानीयता को या पर्टिकुलरिटी को फोकस करने वाला रहा है, या वो भी उसी एक मॉडर्निटी की तरफ ही अग्रसर होता हुआ दिखता है, या इसमें कुछ तरीके का आप देखते हैं कि डिबेट है या कुछ डिस्कोर्स इस तरीके का है क्या? देखिए दुबे जी रुक जाइएगा। दुबे जी एक मिनट, एक चूंकि बच्चे का भी सवाल आ रहा है, ऋतिक हैं, तो थोड़ा उनका भी सवाल ले लें, उसके बाद इन दोनों सवालों को हम लोग समाप्त सवाल ले लें। हाँ उनका सवाल लेके फिर दोनों को। हाँ ऋतिक पूछो। ओके ऋतिक, ओके दुबे सर रिस्पॉन्ड इट। मैं बहुत साफ सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे थे, स्टूडेंट क्या बोल रहा था, एक बार आप बता पाओगे रजी? इन्होंने ये कहा है दुबे जी, ऋतिक ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप सवाल सुन लीजिए। ऋतिक ने कहा है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, चाहे वो प्लेटो या अरिस्टोटल का है, वो उसका ग्राउंड पूरा का पूरा फिलोसफिकल रहा है, जबकि जो इंडियन ट्रेडिशन में फिलॉसफी है वह रियलिस्टिक वे में आज भी एप्लीकेबल है। तो क्या है ऐसा? देखो, हम जो कहना चाह रहे थे, हो सकता है कि इस बात को कुछ नहीं समझ पाए हैं। मैं ये कह रहा था एप्लीकेबिलिटी की जो बात है, तो देखो वो तो जो खासतौर से आज के दौर में हम देखें तो हमारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो वेस्ट के कॉन्सेप्ट है उनके आधार पर ज्यादा बने हैं। हमारा संविधान उस बात को रिफ्लेक्ट करता है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा था, और जो फिलोसॉफिकल बेस है तो प्लेटो और अरिस्टोटल का, खाली फिलोसॉफिकल बेस ही नहीं है, उनकी सोसाइटी का रियलाइजेशन भी था। आपको पता होगा कि प्लेटो ने तो ऐसी कोशिश भी करी थी कि एक फिलोसफर को तैयार किया जाए, हालांकि बाद में उनका प्रोजेक्ट फेल कर गया। तो ऐसा नहीं होता कि कोई फिलोसफी या कोई फिलोसफर जब ये अपना चिंतन दे रहा होता है तो उसके पास इस बात का मतलब विचार नहीं होता है कि उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। एप्लीकेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना होता है नहीं होता है, एक बात है। प्लेटो का भी चिंतन सिटी स्टेट की ध्यान में रखे था, और आपको पता है सिटी स्टेट मुश्किल से आज के ग्राम पंचायत की तरह से, और स्टेट का कॉन्सेप्ट उनके लिए अलग था। तो हम वहां नहीं जाएंगे। मैं जो कहना चाह रहा था वो बात यह थी कि जब हम तुलना करें, और इस तुलना में यह बात नहीं है कि मतलब हमारी फिलोसफी अच्छी है उनकी खराब है, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। हायरार्की, फिलोसॉफिकल हायरार्की क्रिएट करना हमारा काम नहीं था। मैं ये कह रहा था कि जो चिंतन का आधार है या तुलना का आधार है, चिंतन करने तुलना का जो आधार है वो दोनों अलग अलग, और जब हम तुलना करें तो इस बात को थोड़ा ध्यान दें। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा ये नहीं था कि वो कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस तरह की चीजें नहीं थी। मैं तुलना के जो फाउंडेशन थे मैं उसकी बात कर रहा था। तो साम्यताएं वही दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि जो सप्तांग थ्योरी है प्लेटो के ऑर्गेनिक और स्टेट के कॉन्सेप्ट की तरह है, वो भी कहता है कि भाई शरीर की तरह ही होगा राज्य। सप्तांग सिद्धांत की कमोबेश यही कहता है कि शरीर की तरह राज्य होगा, और कोई भी एक व्यवस्थित जीवन, राजनीतिक जीवन इस बात की मांग तो करता ही है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी चाहिए। भाई आप जिंदा रहेंगे तो खाना भी चाहिए आपको, फिर सुरक्षा भी चाहिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो होता है।
घुमा फिरा के जो सप्तांग राज्य है वो भी उन्हीं आवश्यकताओं को लिख सकता है। अल्टीमेटली तो हर एक पॉलिटिकल फिलोसफर यह बात कहने की कोशिश करता ही है ना कि एक राजनीतिक संगठन का आधार या औचित्य क्या होना चाहिए। भाई सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो या व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति हो, और समुदाय और व्यक्ति किसी भी राजनीतिक चिंतन में बिल्कुल क्रमानुपात मतलब वो बिल्कुल सीमाओं पर रह के ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अभी तक एक क्या कहते हैं तो सामुदायिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच सही संतुलन नहीं बना पाया। मेरे कहने का मतलब यही है कि इंडिविजुअल और स्टेट में के बीच जो रिलेशन है संतुलन नहीं बन पाया, वो बन पाता भी नहीं है, लेकिन कोशिश होती। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि जब भी हम तुलना करें थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखें, और बजाय इसके कि मतलब कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तुलना के जो संदर्भ हैं उनको ध्यान में रखते हैं। समानताएं हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होंगी जैसा निश्चित तौर से आज जो हम लोगों ने कौटिल्य पे पहले अविनाश भैया ने जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारी चीज़ों को रखा, और उसके बाद जो इंगेजमेंट हुआ यहाँ पर विकास शुक्ला जी का, सुशील दुबे जी का, मेघा जी का, तो निश्चित तौर से और जिस तरीके से बच्चों ने अपनी बात रखी, अपने सवाल रखे, तो मुझे लगता है कि एक जो माइंडसेट था, एक जो थॉट था कि एक ऐसा फोरम रखें जहाँ पे इंटरेक्टिव चीज़ें निकल के आए, जिसमें पैसिव ना हो दोनों पक्ष, और दोनों ही पक्ष आपस में बात करके उस चीज़ को और एक नए डायमेंशन की ओर लेके जाएं। तो मुझे लगता है कि यह सफलीभूत है, उस दिशा में हम अग्रसर हैं। और चूंकि हम लोग अपने टाइम फ्रेम में ठीक ठाक 1.25 घंटे तक हम लोग ने यात्रा कर ली है, तो निश्चित तौर से अब हम इसके समापन की ओर बढ़ेंगे। और हम अगले जो सेशन होंगे हमारे संडे को, इंडियन फेडरलिज्म पे डॉक्टर अब्दुल कैस का लेक्चर है, तो हम लोग उसको भी सुनेंगे, उसमें भी डिस्कशन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील दुबे जी का, विकास शुक्ला जी का, मेघा जी का, और तमाम उन बच्चों का जिन्होंने बड़े ही ध्यान से इसे सुना और बहुत ही अपनी रचनात्मक प्रतिक्रियाएं दी। तो इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए आज के इस विशेष व्याख्यान को समाप्त करने की घोषणा करता हूं, और फिर हम संडे को मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए रिसोर्स पर्सन के साथ और कुछ नए सवाल और कमेंट्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच रजनी भैया, एंड थैंक यू वेरी मच सुशील दुबे। ओके, टू ऑल आल्सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।